Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे द theories of justice in the judicial process which influence the very judgments or cases in the Supreme Court। ऐसे कौन से केसेस है जिसमें theories of justice जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने राइटली एडप्ट किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, उनको रेफर किया है। नाउ विथ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जुडिशल प्रोसेस का जो अल्टीमेट एंड होता है वो जस्टिस होता है। और ये जो जर्नी है वो जर्नी लॉ से शुरू होती है, लॉ को डिटरमाइन करने से शुरू होती है। और उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जुडिशरी जो है वो ऑलवेज लॉ एज इट इज से लेकर लॉ ऑट टू बी, ये जो जर्नी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता है। और इसी में व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग एज अ वेरी वैल्यू ऑफ जस्टिस इन द जुडिशल प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 दिया है जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। इन दिस जुडिशल प्रोसेस जुडिशरी जब अपनी पावर एक्सरसाइज करती है तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जुडिशरी ने सभी पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और जो भी लॉज वहाँ पे है उन लॉज को भी इक्वली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट एक्सपेक्टेड इन द जुडिशल प्रोसेस। सो सारे जो लॉ है जिसमें एवरी इंडिविजुअल जो उस लॉ के अंदर आता है, दैट इंडिविजुअल एक्सपेक्ट दैट द इक्वालिटी शुड बी मेंटेन विथ हिम अंडर दैट पर्टिकुलर लॉ। आर्टिकल 256 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट उनको ये डायरेक्शन देता है कि उन्होंने पार्लियामेंट के जितने भी लॉ है उनको इन दैट स्पिरिट विद दैट ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए। और इसलिए यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकता है कि जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं या जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उनको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ आपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड थ्रू दैट दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज व्हाट मेड अंडर दैट पर्टिकुलर लॉ। नाउ इन दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूटिव्स, दे सपोज टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव अपने एक्शंस को इन दैट स्पिरिट अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो वहाँ पे जुडिशरी पिक्चर में आ जाती है। एंड देन जुडिशरी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लीगल सिस्टम वो अपनी पॉलिसी मेकिंग का काम, पॉलिसी कंट्रोलर का काम जो है वो परफॉर्म करने लगती है। तो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, तो वहाँ पे जुडिशरी को वो फंक्शन अपने हाथ में लेना पड़ता है इन द जुडिशल प्रोसेस, बिकॉज अल्टीमेटली पीपल्स दे आर आस्किंग, दे आर चैलेंजिंग द वेरी एक्शंस, इनएक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड देन जब कोर्ट ऑफ लॉ में जुडिशरी के पास ऐसे केसेस आते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जुडिशरी ने इक्वल मैनर में, फेयर मैनर में जस्टिस जो है वो वहाँ पे डिलीवर करना चाहिए। And so in the administration of justice, what is required? Administration of justice में क्या रिक्वायर है जिसके बेसिस पे जुडिशरी जो है वो जो एंड है जस्टिस का वो वहाँ पे अटेन कर सकती है। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सेस टू कोर्ट, ये जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। देन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय जजेस, ये वहाँ पे होना चाहिए। And then proper implementation of decision whatever given by the court, not as a dispute resolution mechanism but as a policy controller of the system। जो भी डिसीजन कोर्ट देता है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी इफ़ेक्टिव मैनर में करना चाहिए। और इसी के चलते वो जो जुडिशल प्रोसेस है वो जुडिशल प्रोसेस इफ़ेक्टिव जुडिशल प्रोसेस बन जाएगा। और इसलिए जब हम जस्टिस की वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं तब हमें समझ में आता है कि जजेस जो है दे सपोज टू अपहोल्ड द राइट नॉर्म वॉट एवर देयर
in that particular matter while doing the justice. Not only that, everyone may understand the justice, but जस्टिस को डिफाइन करना ये सिर्फ जजेस कर सकते हैं, और इसलिए जजेस ने ये जो काम है वो वहाँ पे इफ़ेक्टिवली करना चाहिए. नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी, जजेस सपोज टू रेफर टू वेरियस थेरीज एंड वेरियस ऑथर्स और फिलोसोफर्स, और इसलिए हम यहाँ पे कुछ थेरीज को रेफर करेंगे जो थेरीज जस्टिस डिलीवर करने के लिए असिस्ट करती है, वहाँ पे हेल्प करती है टू द जुडिशरी और टू द जजेस इटसेल्फ. ना इसमें पहला है जस्टिस एज इक्वालिटी. तो इसमें एरिस्टोटल करके ऑथर है. एरिस्टोटल हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस. तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जस्टिस हैज़ अ 2 ब्रांचेस. एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड दूसरा है करेक्टिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ही इज एक्सपेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वेराज करेक्टिव जस्टिस में ही इज अंडरस्टैंडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन. तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात हम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही टेक्स इनटू अकाउंट द मेरिट्स ऑफ द पार्टीज. तो मेरिट्स ऑफ द पार्टीज जब अकाउंट में लिया जाता है तो उसमें हमें अंडरस्टैंड होता है कि जो अनइक्वल पार्टीज़ हैं उनमें इक्वल शेयर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया और जो इक्वल पार्टीज़ है उनमें अगर अनइक्वल शेयर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो जस्टिस नहीं होगा. तो दैट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द मेरिट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में मेरिट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन 1951 में ये केस डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डर इशू करता है जिसमें मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट रिजर्व की जाती है, लेकिन ये कम्युनल ऑर्डर होता है. एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है. ब्राह्मीण कैंडिडेट चैलेंज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इवन कोर्ट also strike down that particular order that is based on the caste. And so the reason of striking down that order is nothing but the caste based reservation cannot be given as per article 15 clause 1 of the constitution. So to nullify this particular judgment, the government made the first amendment in the constitution and they inserted clause 4 in article 15 of the constitution, and they specifically enter the words socially and educationally backward classes of citizen to overrule Champakam Dorairajan versus State of Madras. Later on we understand जब मंडल कमीशन का केस आता है इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि रिजर्वेशन कैन बी अ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा. जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा सकता, बट अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिजर्वेशन कैन बी रिकॉग्नाइज. वैसे ही 2008 में A.K. ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस जो है ये डिसाइड किया गया, और इसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेटली मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उनमें रिजर्वेशन जो है वो आपको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिमार्केट कर दिया गया. तो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हेन वी टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस व्हाट एरिस्टोटल एडवोकेटेड. और ये थ्योरी जो है इन द फॉर्म ऑफ दीज पर्टिकुलर केसेस वी कैन रीड इन द वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दूसरी जो थ्योरी है जस्टिस इज़ अ डिवाइन. तो यहाँ पे नेचुरल लॉ जब डेवलप होता है तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका डिवाइन रीज़न है जो गॉड मेड लॉ में बिलीव करता है, और उससे भी नेचुरल लॉ डेवलप हुआ है. उसमें जो मेन ऑथर है नेचुरल लॉ विथ डिवाइन रीज़न में, दैट वाज सेंट थॉमस एक्विना. एंड सेंट थॉमस एक्विना बोलते हैं जस्ट लॉ इज़ अ डिवाइन लॉ विच सर्व कॉमन गुड, डिस्ट्रीब्यूट बर्डन फेयरली एंड प्रमोट रिलीजन. ह्यूमन लॉ जो है जो भगवान के कानून से कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो लॉ नहीं हो सकता, ऐसा कहना सेंट थॉमस एक्विना का है.
एंड एक्विना फर्दर एडवोकेट्स दैट जो आर्म्स है जिसे हम चैरिटी बोलते हैं, चैरिटी देना बाय अ रिच पर्सन टू अ नीडी पर्सन इज अ एक्ट ऑफ जस्टिस। तो वो एक एक्ट ऑफ जस्टिस है कि अगर कोई रिच पर्सन है वो अगर किसी पुअर पीपल को या फिर नीडी पीपल को कोई चैरिटी करते हैं तो वहाँ पे वो जस्टिस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। एंड सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब हम कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये कंसेप्ट जो है ये सोशल नॉर्म्स के ऊपर बेस है। एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेटिव मेथड ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद 1980 में ये केस डिसाइड किया। उसके बाद राम लखन वर्सेस स्टेट 2007 में ये केस डिसाइड किया। नाउ राम लखन वर्सेस स्टेट जो है इसमें द वेरी इशू ऑफ द बेगर्स दैट वाज रेज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड पिटिशनर जो है वो बेगर थे और बेगिंग जो है वो एक ऑफेंस माना जाता है और पिटिशनर के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इशू किया और उनको डिटेंशन में लेने के लिए कहा गया एंड दैट डिटेंशन वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया। सेशन कोर्ट में जो ऑर्डर है उसको वैसे ही रखा गया लेकिन डिटेंशन का जो पीरियड है वो रिड्यूस किया गया टू द 6 मंथ। देन ये पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में चला जाता है एंड देन हाई कोर्ट जो है इस मैटर को इन अ डिफरेंट मैनर एनालाइज करता है एंड हाई कोर्ट 4 कैटेगरीज देता है जिसमें हाई कोर्ट ये रिकॉर्ड पे लेता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ बेगिंग। लोग जब भीख मांगते हैं तो उनके रीजंस क्या है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हाई कोर्ट एनालाइज करता है कि जिन लोगों को काम नहीं करना है वो वहाँ पे भीख मांगते हैं। सेकंड कैटेगरी में जो अल्कोहलिक होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो उनको पैसा चाहिए टू फुलफिल देयर एडिक्शन और इसलिए लोग क्या करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो ऐसे गैंग होते हैं जो फोर्सिबल मैनर में, कंपलसरी मैनर में लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फियर तीसरी कैटेगरी में लोग जो है वो भीख मांगने का काम करते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ पे भीख मांगते हैं। नाउ जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें जो पर्सन आउट ऑफ वॉलंटरीनेस वो वहाँ पे वो भीख मांगने का काम कर रहा है उसको डिटेन करके ही रखना चाहिए बाय ऑर्डर ऑफ द लॉ। देन जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें जो पर्सन जो है वो वहाँ पे भीख मांगने का काम कर रहा है लेकिन वो एडिक्ट है, ड्रग्स एडिक्ट है, उसको अपने जो एडिक्शन है उसको फुलफ़िल करना है और इसलिए वो वहाँ पे भीख मांगने का काम कर रहा है। तो जुडिशरी का जो मेन पर्पज़ है जस्टिस डिसाइड करने का, उसमें जुडिशरी ने ये पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ द पर्सन हु इज़ एडिक्ट और हु इज़ इन दैट पर्टिकुलर मैलेडी। तो पहले ऐसे कुछ सॉल्यूशंस वहाँ पे देना जिससे वो डी एडिक्ट हो जाए, ये काम जो है वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट पर्सन अंडर द ऑफेंस और अंडर द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर बेगिंग। और इसलिए ऐसे पर्सन को डिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे जो कंपलसरी गैंग्स होते हैं जो कंपलसरी लोगों से भीख मांगने का काम जो है वो करवाते हैं, उन लोगों को पिनलाइज करना चाहिए, उनको वहाँ पे पनिश करना चाहिए। रादर जो विक्टिम हैं उनको वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और इसलिए इन द थर्ड कैटेगरी अल्सो जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं उनको वहाँ पे कोई भी पनिशमेंट, कोई भी डिटेंशन फेस नहीं करनी देनी चाहिए, ऐसा जो जजमेंट है कोर्ट वहाँ पे डिलीवर करते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है, जो फोर्थ कैटेगरी के पर्सन हैं, उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बहुत ही ऐसी कंडीशन में हैं कि जो लोग वहाँ पे भूख से मर रहे हैं
और उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दे आर हैविंग द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, और इसलिए ऐसे लोगों को डिटेंशन की बजाय ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करना, उनको रिस्टोर करना, ये काम जो है ये काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए। और इसलिए ये केस 4th कैटेगरी में डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में चला जाता है। वो इलीगल एक्ट कर रहे हैं। बेगिंग इज़ अ ऑफेंस, वी अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इवन देयर सिचुएशन also, because they are doing that particular act not voluntarily but out of some starvation or some conditions which make them to beg in the society, and so उनको भी वहाँ पे in a very sufficient manner वो वहाँ पे रिहैबिलिटेट कैसे हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। सो दैट इज़ द वेरी एनालिसिस ऑफ हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स विथ राम लखन वर्सेस स्टेट इन 2007 दिस केस वाज डिसाइडेड। और ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ नॉर्मेटिव मेथड ऑफ जस्टिस व्हाट फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरा है यूटिलिटेरियन जस्टिस, जिसमें बेंथम की जो थ्योरी है, बेंथम की जो फिलॉसफी है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ ये थ्योरी जो है ये डेवलप की गई है बाय जेरेमी बेंथम और उसको मॉडिफाई किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अभी बेंथम जो है ये बोलते हैं लॉ इज़ जस्ट इफ़ इट्स ओवरऑल इफेक्ट इज़ टू इंक्रीज हैप्पीनेस। वो अल्टीमेटली हैप्पीनेस के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि जस्ट लॉ क्या है, तो जस्टिस इज़ नथिंग बट द हैप्पीनेस। और उनमें जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो दैट इज़ व्हाट एडवोकेटेड बाय जेरेमी बेंथम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फीलिंग दैट डिसाइड्स द हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। और इसलिए ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें 5 जजेस ने ये केस को डिसाइड किया, जिसमें पिटिशनर जो है वो पेवमेंट ड्वेलर्स थे, उन्होंने पिटिशन फाइल किया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपलसरी फोर्सफुली उनको इविक्ट कर रहा था और उनको सिटी से बाहर डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, या जो उनका ओरिजिनल प्लेस है जहाँ से वो आए हैं वो उनको वहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहा था। और इसलिए पिटिशनर ने इसको चैलेंज किया ऑफ द एक्शन ऑफ बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो पिटिशनर अपने कंटेंशंस रेज करते हैं, दे टेकन द असिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये अंडरस्टैंड करता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ बॉम्बे दे आर एक्चुअली पेवमेंट ड्वेलर्स, दे आर एक्चुअली स्टेइंग इन द स्लम्स। और इन सबको हमने अगर अनजस्टिफाई मैनर में, अनफेयर मैनर में यहाँ से फोर्सफुली अगर रिमूव किया तो दैट वुड बी अगेंस्ट द वेरी फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपल। तो हैप्पीनेस किस में है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको वहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर फेयर मैनर रिहैबिलिटेट करना सो दैट दे कैन फ्लरिश विद देयर लाइफ, लिबर्टी, लाइवलीहुड। ये जो रिकॉग्निशन है ये सुप्रीम कोर्ट इस केस में करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जहाँ पे स्लम डिवेलर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो उनको एक दूसरा अल्टरनेटिव देने का काम जो है वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। एंड इस केस में राइट टू लाइफ जो है उसको एक ब्रॉडर मैनर में कोर्ट अंडरस्टैंड करता है। एंड कोर्ट एक्चुअली उसको अंडर द दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू शेल्टर, इसको भी एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट रीड करता है। एंड फ्रॉम दैट वी अंडरस्टैंड the court emphasize on the concept of welfare state, and even court refer the concept of directive principle of state policy while deciding this particular case। इस केस के ऊपर जो बेंथम की फिलॉसफी है उसका एक अलग से इम्पैक्ट है। बेंथम जो पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, बेंथम जो लॉ एज इट इज़ की बात करते हैं, वो राइटली इस केस के डिसीजन में रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देखते हैं। क्योंकि जब हम ग्रंड नॉर्म की बात करते हैं जो हंस केल्सन ने यहाँ पे दिया है, तो ग्रंड नॉर्म इज़ नथिंग बट द सुप्रीम लॉ और द बेसिक लॉ। तो जो लॉ है दैट शुड बी प्रिवेल ओवर एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ये लॉ कौन सा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल 14 दिया है, आर्टिकल 21 दिया है, ये बेसिक लॉ है, ये सुप्रीम लॉ है। और कोई भी ऐसी ऑर्डर, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन किसी भी मैनर में इस लॉ को वायलेट नहीं कर सकती है। दैट वाज द वेरी philosophy what we understand from the judgment of Olga Telis versus Bombay Municipal Corporation। अब इसके साथ ही जस्टिस एज अ फेयरनेस, ये जो थियरी है जो जॉन रॉल्स ने एडवोकेट की है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और इस थियरी के लिए मैंने अलग से पहले ही वीडियो बनाया है, आप जुडिशल प्रोसेस की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उस थियरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे ही जस्टिस एज एंटाइटलमेंट, ये जो थ्योरी है जो प्रोफेसर नोजिक ने एडवोकेट की है, उसको भी हम रेफ़र करते हैं। और उसमें प्रोफेसर नोजिक का जो कंटेंट है, उसमें वो बोलते हैं कि जो राइट है वो राइट इंडिविजुअल ने खुद ने प्रोटेक्ट करने चाहिए। और अगर कोई दूसरा पर्सन उसके राइट को वायलेट करता है एंड वो अगर अपने राइट को प्रोटेक्ट करने में वहाँ पे सफिशेंट नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए और स्टेट को वो राइट जो है वो प्रोटेक्ट करके देने चाहिए। इसमें नरिंदर पाल कौर चावला वर्सेस MS चावला जो 2012 का केस है, इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। और इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हिंदू हैं, जो 14 साल से शादी कर चुके हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन सडनली वाइफ को ये मालूम पड़ता है कि अपने हस्बैंड का पहले भी एक शादी हुआ है एंड एज़ पर हिंदू पर्सनल लॉ जो है दूसरी शादी जो है वो वैलिड नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस केस में उस वाइफ को, जो सेकंड वाइफ है, उसको भी लीगली वेडेड वाइफ करके ट्रीट करता है टू एनफोर्स द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेकंड वाइफ। तो यहाँ पे राइट जो वायलेट हुआ है, लेकिन जो बात हस्बैंड ने पहले डिस्क्लोज नहीं की उसको छिपाया गया और इसकी वजह से जो सेकंड वाइफ है उसका राइट जो है वो वायलेट हो रहा था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट सेकंड वाइफ आल्सो कैन बी ट्रीटेड एज अ लीगली वेडेड वाइफ फॉर द रिकग्निशन ऑफ राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो ये नोजिक की जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है, इसको राइटली यहाँ पे एडप्ट किया गया इन डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर केस। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिफ्लेक्शंस है विथ रेफरेंस टू these theories in the judicial process। so ये theories of justice जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप रेफ़र करके इन सुप्रीम कोर्ट के केसेस को एज एन एग्जाम्पल आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं और इस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एंड करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर विद दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोज़ को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।